एज यू नो पाकिस्तान कैंपेन एट चैंपियंस ट्रॉफी केम टू एन एंड और मेरी वीडियो भी लेट है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बनना भी कितना अजीम काम है ना कि हर बार इस टीम को सपोर्ट किया जाए, इससे उम्मीदें लगाई जाएं। जो कोई आईसीसी टूर्नामेंट करीब आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या? वही पहले राउंड से हमेशा बाहर हो जाना। हमारे लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, हमारा मसला ये है हम अपनी टीम से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और इस बार तो मौका भी बड़ा था। 29 साल के बाद हमें एक टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका दिया गया था। दुनिया भर की टीमों ने हमारी कंट्री में आकर खेलना था, लेकिन फिर उसी टूर्नामेंट में सबसे पहले नॉकआउट होकर ये गिफ्ट दिया आपने अपनी पाकिस्तानी अवाम को। जब आपको इतना सपोर्ट किया जाए, इतनी फैन बेस हो आपके पीछे, तो बदले में सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तो डिमांड की जाती है जो आपसे दी नहीं जाती। सब बात कर रहे थे टीम सिलेक्शन की कि सिरे से टीम ही सिलेक्ट चाहिए नहीं हुई। मेजर पॉइंट भी यही था। लेकिन जो करंटली बॉयज सिलेक्ट हुए थे उन्हें भी तो कुछ देखकर ही सिलेक्ट किया गया था। हमें गली मोहल्ले से थोड़ी ले आए थे। ये प्लेयर्स जहनी तौर से इतने माजूर हो चुके हैं कि इंडिया वाला मैच शुरू नहीं हुआ था और इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली हुई थी। इसी पाक इंडिया मैच के बाद वो इंटरनेट पर वीडियो भी तो गर्दिश कर रही थी जिसमें वकार जका और अदनान सिद्दीकी वगैरह बैठे होते हैं। और अदनान सिद्दीकी तो बकायदा इमोशनल होकर बता रहा था कि उन्होंने बाउंड्री लाइन पर खड़े कुलदीप यादव को बोला कि भाई आप बॉलिंग ही थोड़ी हल्की कर लो ताकि हमारे बैट्समैन रन्स कर सकें। लेकिन जो आगे से कुलदीप यादव ने बोला, डेट वाज वेरी शेमफुल। कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव बाउंड्री लाइन पे था, बाउंड्री लाइन पे खड़े खड़े उसको ये सब हम लोग को कह रहे थे कि भाई बॉल थोड़ी सही कराओ, हमारे प्लेयर्स को कुछ स्कोर मार दो। कसम खुदा की कुलदीप यादव ने आके बोला कि भाई अपने प्लेयर से बोलो दिल तो बड़ा करे, खेलना तो शुरू करे। अगर ऐसा वाकई में है ना तो इससे नीचे हम गिर नहीं सकते। वही शोएब अख्तर वाली बात आ जाती है, इनमें इंटेंट क्या, इनमें तो स्किल्स भी नहीं है। 1996 में आपको लास्ट टाइम मौका मिला था एक आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने का। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था और मेरी एज की जनरेशन इस चीज से महरूम थी जिसने अपने बैकयार्ड में कभी क्रिकेट होते ही नहीं देखी। जिसके कोई 28-29 साल के बाद आपको फिर से एक बार ये मौका दिया जाता है तो इस बड़े मौके को आप कैश इन करते, इसका भरपूर फायदा उठाते। सबसे पहले तो एक मुल्क के चीज से आपको महरूम रखते है। आप इतने बेबस हो कि आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते। आप पर हाइब्रिड मॉडल इम्पोज करवाया जाता है। आपको अपने ही टूर्नामेंट के मैचेस अपने मुल्क से बाहर दुबई जाकर खेलने पड़ते हैं। शर्म की बात है ये। अब अगर इस टूर्नामेंट से पहले बैकग्राउंड ऐसा बना हुआ था, दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी इतनी ज्यादा थी, तो ऑन द फील्ड तो ये हीट नजर आनी चाहिए थी। प्लेयर्स में एग्रेशन तो होता, लेकिन जब मैच डे आता है तो जफियां दी जा रही हैं, बैट एक्सचेंज हो रहे हैं। यार आप 11 बंदे पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये यारी दोस्ती ऑफ द फील्ड होती है, ऑन द फील्ड तो आप अपने ओनर के लिए फाइट कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड चैंपियंस के सामने उनके फैन बॉयज खेलने आ गए हैं। क्यों एग्रेशन नहीं है, क्या वजह है? करूर नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है? ये नई मेंटेलिटी ले डूबेगी इस टीम को। इंजमाम उल हक का एरा याद आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर उनके सरों पर कुछ मार दें। आप में वो जीतने की भूख तो हो। जब आप में ये भूख होगी तो ही आप मेंटली खेल पाओगे। लेकिन जहनी तौर पर इतने वीक हैं, साइकोलॉजिकली इतने फिनिश हो चुके हैं कि इनके खेलने का अंदाज ही बता रहा था कि हम आपसे मरगूब हो चुके हैं। वी गिव अप। जो भी के वर्ल्ड चैंपियंस है ना, उनकी मेंटेलिटी ओपोनेंट कंट्री में जाकर वहाँ 1 लाख बंदे को चुप करवाने वाली है। फाइनल से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ उनका कैप्टन कहता है कि मुझे पता है कि क्राउड वन साइडेड होगा, बट नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग मेकिंग बिग क्राउड गो साइलेंट। तभी वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेकिन क्या हमारे किसी प्लेयर में इतना जिगरा है कि वो ऐसी बात भी कर दे? उसे पता है कि भाई मेरी क्या लिमिट्स हैं, तो वो सिर्फ वहीं तक ही महदूद रह सकता है। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स कभी ट्राई करेंगे ही नहीं। हर बंदे ने अपना कंफर्ट जोन बनाया हुआ है। नहीं पता कि अगर टीम इस सिचुएशन में है तो मैंने कैसे खेलना है। जरा एक बार दोनों टीमों को कंपेयर करके देखो। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। कोई मुकाबला नजर आएगा? वहाँ आपको प्रॉपर बैट्समैन दिखेंगे जिन्हें पता है कि मैं अगर इस नंबर पर खेल रहा हूँ तो मेरा क्या रोल होगा, मैं किस तरह से स्कोर कार्ड को लेकर चलूंगा। जबकि हम ऐसे क्लूलेस हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कौन से बैट्समैन को किधर खिलाना है, और जिस प्लेयर को जो रोल मिला है वो भी पूरा नहीं कर सकता। हम यहाँ कह कर थक गए कि ये लोग डिफेंसिव खेलते हैं, बल्कि बात तो अप्रोच की है ही नहीं। इन्हें तो स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं आता। इंडिया वाले मैच में हमारे बैट्समैन लूज डिलीवरीज का वेट कर रहे थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बॉल पर ड्राइव नहीं लगेगी। बॉलर आपको एक बॉल गंदी करवाएगा जिसके बाद 5 वो अंदर देगा, तो आपको स्ट्राइक रोटेशन भी आना चाहिए। पहले मैच के पावर प्ले में 22 रन बन रहे हैं, फिर इंडिया वाले मैच में 42 डॉट बॉल्स खेली जाती हैं। आपकी स्किल्स इतनी गई गुजरी हैं कि आप सिंगल डबल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्लेयर्स को तो लगता है कि उन्हें सब आता है, जिसमें गलती भी एक्चुअली हमारी है। उनकी पब्लिसिटी को
को हमने इतना बढ़ाया हुआ है। ओवरहाइट बॉलर्स का ट्रियो है, पीआर के किंग्स बने हुए हैं, जबकि परफॉर्मेंसेज उनकी हैं नहीं। पर्सनल माइलस्टोन्स होंगे उनके, लेकिन जब बात टीम की आती है तो परफॉर्मेंसेज भी सिफर हो जाती हैं। जब आप अपनी लाइफ में ये लर्निंग फेज ही खत्म कर दोगे, चाहे आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वीवीएस लक्ष्मण की एग्जांपल आपके सामने है। टीम से उसे ड्रॉप कर दिया जाता है कि भाई तू तो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर ही नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे तो सब आता था फिर भी मुझे निकाल दिया, बल्कि उसने अपनी खामियों को ही देखा होगा। इसके बाद फिर उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वहां का वो टॉप रन स्कोरर बना। तो उसके बाद जब वापस टीम में आया तो आज हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा प्लेयर था। ऐसी हजारों मिसालें आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके बरक्स यहाँ आपको क्या सुनने को मिलता है कि जब मोहम्मद हफीज ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान इंटरिम हेड कोच सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे स्टार प्लेयर को बोला कि आपके स्टांस में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप गालबन ऑफ साइड की डिलीवरी पर आउट हो रहे हो। लेकिन आगे से जवाब क्या मिलता है, आप मुझे मत बताएं, मैं इसे खुद ही ठीक कर लूंगा। बात वहीं आकर रुकती है। इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। जब तक ये ठीक नहीं होगी, ये प्लेयर्स कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसे में फिर यही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि टीम हर आईसीसी टूर्नामेंट में पहले राउंड से ही बाहर हो रही है, जिसके बाद आ जाता है मेरिट। पर वेट, मेरिट की तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस बोर्ड का चेयरमैन ही ऑन मेरिट नाउ। लेकिन इस वक्त सबसे कंसर्निंग बात पता है क्या है? मैं जानता हूँ कि टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, आप जानते हैं कि टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। इवन किसी आम शहरी से भी पूछ लिया जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता है, तो वो भी बोलेगा कि टीम कहीं से भी बैलेंस नहीं थी। लेकिन ये बात नहीं पता तो हमारे हेड कोच साहब आकिब जावेद को, जो भी इस चीज पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए उनका ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था। हम नहीं जानते कि ये आपकी जिद है या आप खुद को तसल्लियां दे रहे हो। चेयरमैन पीसीबी डेडलाइन से एक दिन पहले आपसे पूछते हैं कि टीम में अगर कोई तब्दीली करनी है तो कर लो, लेकिन तब भी आपका यही मौकिफ था कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब जब इस बेस्ट कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो अब तो इसे एक्सेप्ट करें कि ये नहीं था बेस्ट स्क्वाड। इससे किसी की इज्जत नहीं घटेगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट ही बेहतर होगी। आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया जो काम नहीं किया। अब भले ही वो आपकी नजरों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन जब वो कॉम्बिनेशन रिजल्ट ही डिलीवर नहीं कर सकता तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। अब उसे मूव ऑन करके बगैर कोई एक्सक्यूज दिए हम आगे एक नई टीम खड़ी करें जो इस काबिल हो कि वो आगे होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में कम्पीट तो कर सके, जिसका स्टैंडर्ड एटलीस्ट ये होना चाहिए कि उसमें प्लेयर्स को नाम के ऊपर नहीं कि किस प्लेयर का कितना बड़ा नाम है, बल्कि परफॉर्मेंसेस के ऊपर प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए। एक टाइम था जब इन्हीं यूएई की पिचेस पर हम ओडीआईज में लोएस्ट टोटल्स को डिफेंड कर लिया करते थे। तब हमारी लाइनअप में कोई ओवरहाइट बॉलर्स नहीं, बल्कि स्किल्स वाले बॉलर्स थे, जिन्हें तब शायद वैसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन आज जब इस टीम की बॉलिंग को देखा जाता है तो अंदाजा होता है कि व्हाट वी हैड बैक देन। वेल इन दी एंड ये मुसलसल तीसरा इवेंट है और हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। आप तीनों टूर्नामेंट्स के स्क्वाड देख लें, सेम यही प्लेयर्स आपको मिलेंगे। ये वो प्लेयर हैं जिन पर हमने 6-7 साल इन्वेस्ट किया है। अब अगर आकर इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, देन व्हाई वी आर नॉट रिप्लेसिंग देम। प्लेयर्स लाइक अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान, सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, ये सारे वो हैं जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको टूर्स में परफॉर्म करके दिया था। लेकिन ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप उन प्लेयर्स को ले आते हो जो लीग परफॉर्मर्स हैं, जिनकी कोई फॉर्म ही नहीं थी। इधर फिर कौन खेलेगा मुल्क के लिए? जब इन दी एंड स्क्वाड सिलेक्शन की बारी आनी है तो फॉर्म वगैरह सब छोड़कर आपने एवरेजेस और उस प्लेयर के नाम को ही ऊपर रखना है। और प्लेयर डेवलपमेंट का ये हाल है कि इंटेंट की बातें करते हैं। वेयर इज मोहम्मद हारिस? जो लड़का इंटेंट के साथ खेलता है वो किधर है? 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में उसने आपको परफॉर्म करके दिया, लेकिन उसकी टी20 परफॉर्मेंसेस के दम पर आप उसे ओडीआई की टीम का पार्ट बना लेते हो और खिलाते भी नंबर 4 पर हो। जहां उस बेचारे के फेलियर्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और फिर उसकी ओडीआई परफॉर्मेंसेस की बिना पर आप उसे टी20 टीम से ड्रॉप कर देते हो जहां उसने परफॉर्म किया था। अगर साइम अयूब की तरह उसे भी चांस दिए गए होते तो आज हमें एक और सुपरस्टार मिल चुका होता, लेकिन तब तो उस वक्त के कैप्टन को अपनी ओपनिंग स्लॉट प्यारी थी। वेल, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आई होप सो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस कर देगा, एंड आई होप सो मैनेजमेंट इस बार बोल्ड फैसले ले और यंग टैलेंट को टीम में जगह मिले, और हम अगले आईसीसी इवेंट तक एक ऐसी टीम बना सके जो फैन बॉयज पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि जिनमें वाकई इस टीम के लिए खेलने का जज्बा हो। लेकिन अभी पीएसएल आएगा और हम भूल जाएंगे कि क्या गुल खिलाए थे इस टीम ने। फिर से इश्तिहारी सुपरस्टार्स उभर कर सामने आएंगे, पीआर का वो दौर खड़ा होगा जो हमेशा से ही होता आया है। बट दिस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ चेंज, वरना यही प्लेयर्स हमारे सरों पर बैठे रहेंगे जिन्हें फिक्र है तो अपनी एवरेजेस की, मुल्क की नहीं।